तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आयरन हार्ट को आखिरकार दुनिया पे थोपा जा चुका है। जी हाँ, 3 साल तक मार्वल के तहखाने में धूल फांकने के बाद ये शो अब रिलीज हो गया है। और यकीन मानिए, अब समझ में आ गया कि इसे छुपाने की इतनी कोशिशें क्यों की गई थीं। भाई साहब, पहले 3 एपिसोड झेलने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये मार्वल के पूरे 20 साल के एमसीयू इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बर्बादी है। और ये मैं उस लाइनअप के बारे में कह रहा हूँ जिसमें पहले ही थोर लव एंड थंडर जैसे कॉस्मिक जोक्स शामिल हैं। ये है एक क्रिंज इंड्यूसिंग कैलामिटी, मतलब ऐसा शो जिसे देखकर आपकी रीढ़ तक शर्म से कांप उठेगी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में डूबा हुआ, एक्टिंग इतनी नकली कि स्कूल एनुअल डे में बच्चे भी इससे बेहतर परफॉर्म कर देते हैं। डायलॉग ऐसे जैसे किसी ने चैट जीपीटी को 2014 में फ्रीज कर दिया हो और कहा हो, लिख इमोशनल सीन लेकिन बिना दिमाग के। मेन कैरेक्टर यानी रीरी विलियम्स, वो बिना किसी मॉरल कंपस के सब कुछ झूठ, धोखा और चोरी करके उसी आयरन मैन की लेगेसी रिपीट करना चाहती है जिसे डेकेड्स पहले टोनी स्टार्क ने ऑलरेडी कर डाला था, और वो भी विद स्टाइल। मॉरल कंपस की हालत ये है कि जिस पर लागू करना है उसी हिसाब से घुमा लो, कन्वीनियंस के हिसाब से नैतिकता। और बाकी कैरेक्टर्स भाई साहब इतने क्लीशेड हैं कि लगता है जैसे किसी कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी प्रोग्राम की पैरोडी चल रही हो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आयरन हार्ट है एक क्रिएटिव, लॉजिकल और शायद फाइनेंशियल डिजास्टर, और मार्वल के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था, खासकर तब जब वो पहले से 3 बड़े फ्लॉप्स की ओर देख रहा है। तो चलिए जल्दी निपटा लेते हैं, क्योंकि इस कचरे पर ज्यादा वक्त खराब करने का कोई फायदा नहीं। शो की शुरुआत होती है किसी के भी फेवरेट ना होने वाली रीरी विलियम्स से। एमआईटी की ग्रेड स्टूडेंट है, लेकिन पकड़ी गई है पैसे लेकर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम चीटिंग कराने में। रीरी को गुस्सा है क्योंकि उसे और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो आयरन मैन जैसी टेक सबको दे सके और खुद टोनी स्टार्क से भी बड़ी बन सके, जो अपेरेंटली सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि वो बिलियनियर था। अब सुन मेरी बहन, तुझे फ्री स्कॉलरशिप मिली है यूएसए की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में। 4 साल की फंडिंग मिली है जिससे तूने अपना पर्सनल आयरन मैन सूट बना डाला, और तू कह रही है ये भी कम है। मतलब भाई, दुनिया के लोग जान दे देते हैं ऐसी पोजीशन के लिए, और यहाँ मैडम एंटाइटलमेंट एक्सप्रेस पे सवार है। सीरियसली, इतना एरोगेंट और एंटाइटल्ड बनने का गोल्ड मेडल तो यहीं मिल गया। और सुन, आयरन मैन सूट्स हर किसी को क्यों नहीं मिलते? जरा सोच ले, शायद क्योंकि वो तुझ जैसे छपरी को मिल गए होते तो। मतलब अगर हर गली में एक छपरी आयरन मैन सूट घूमे तो अवेंजर्स से पहले ही दुनिया उड़ जाए। अब जब रीरी एमआईटी से बाहर निकाल दी जाती है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि उसने पूरे कैंपस में प्रॉपर्टी डैमेज और एग्जाम सिस्टम को तहस नहस कर दिया, तो वो क्या करती है, यूनिवर्सिटी के पैसों से बना सूट भी चुरा लेती है। मतलब एक शो जो रेशियल स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, खुद उन्हीं में उलझ जाता है। आयरनी ने तो खुद फांसी लगा ली होगी। शिकागो वापस आकर मैडम अपने दिमाग की स्कैन करके एक एआई बना लेती है, जो मैजिकली उसकी मरी हुई दोस्त नैटली बन जाती है। मतलब आजकल एआई ऐसे ही बन जाते हैं क्या? और नैटली, एकदम सोचो, जार्विस को उठाओ, उसे गली के एक छपरी वाला एटीट्यूड दे दो, और बस तैयार है नैटली दी एआई। जैसे ही शो आगे बढ़ता है, रीरी सूट को रिपेयर करने के लिए पैसे जोड़ रही होती है, क्योंकि जब खुद मेहनत करनी पड़े और चीजें खरीदनी पड़े तो जिंदगी थोड़ी भारी लगती है ना। और तभी उसकी मुलाकात होती है पार्कर नाम के बंदे से, जो उसे इनवाइट करता है अपनी एथनिक और सेक्सुअली डाइवर्स गैंग में। और गैंग के मेंबर देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी एमएलएम सेमिनार से सीधे निकल के आए हैं। हर चेक बॉक्स टिक किया गया है। इन सब का मकसद लोगों से चोरी करना, और बदले में रीरी को पैसे और रिसोर्सेज मिलेंगे ताकि वो अपना टेक बना सके। क्योंकि चोरी सिर्फ तब गलत होती है जब कोई और करे। अगर आप मेन कैरेक्टर हैं तो वही चोरी नोबल कॉज बन जाती है। हिपोक्रेसी लेवल MCU फेज 5 अप्रूव्ड। अब आगे के एपिसोड्स में और भी पागलपन है। नैटली एआई हर सीन में अनोइंग बनती जाती है। रीरी की मॉरल चॉइसेस, मतलब सीधी बात है, जो मुझे फायदे में लगे वही सही है। सूट बनाना, चोरी करना, इलीगल काम करना, दोस्ती में भी धोखा, सब कुछ चल रहा है। डायलॉग ऐसे जैसे इंस्टाग्राम रील्स से उठाए गए हों, और हर रेफरेंस, चाहे वो आयरन मैन हो या वकंडा, सब कुछ एक टिकटॉक छपरी की एस्थेटिक में डूबा हुआ है। पार्कर का गैंग भी किसी फुल छपरी विलन की तरह बिहेव करता है। मतलब एक बंदा लिटरली हुड पहनकर घूम रहा है, और नाम भी हुड है। और रीरी का एआई, मतलब जार्विस को ऐसा इंसल्ट तो कभी नहीं झेलना पड़ा होगा। वो हर प्लान में या तो इंटरफियर करती है या चीजें खराब कर देती है। फिर भी रीरी कहती है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। भाई, ये रोबोट है या टीवी सीरियल की सास बहू? और क्लाइमैक्स में हुड के पास जो क्लोक है, उसके पीछे कोई तो है, कोई बड़ी पावर, शायद मेफिस्टो या डोरमामू या कोई और। जीक स्टेन की एंट्री भी हुई है, ओबाडाया स्टेन का बेटा, और उसके घर पे लिटरली उसके बाप की राख पड़ी है, एकदम कैजुअली, जैसे कोई ट्रॉफी रखी हो। तो हुआ यूं कि रीरी विलियम्स को एक शेडी सी ऑफर मिलती है, और मैडम उसे बिना सोचे समझे तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। अरे बहन, तुझे पता भी है तू जो टेक लेकर घूम रही है, अगर किसी भी बड़ी टेक कंपनी को दिखा दे तो वो लिटरली तुझे नोटों के स्विमिंग पूल में नहाने को दे देंगे। या चलो वकांडा चले जाओ।
पर शायद उसे ज्यादा थ्रिल मिलती है क्रिमिनल्स के साथ हुकअप करने में। नहीं भाई, इन सभी को छोड़ के हमारी गर्ल बॉस रीरी डिसाइड करती है कि चलो मैं कुछ अनजान गुंडों की गैंग में शामिल हो जाती हूँ जिनसे मैं अभी अभी मिली हूँ, जिसका लीडर पार्कर लिटरली एक कार्टून विलन की तरह केप पहन के घूमता है। और बस इसी रफ्तार में रीरी हुकअप करती है एक ब्लैक मार्केट आर्म्स डीलर से, जो न सिर्फ कंप्लीट सिम बन जाता है बल्कि उसके सामने झुक जाता है जैसे वो कोई क्वीन हो, जो चाहे जो मांगे सब हाजिर। मतलब भाई, ये डीलर है या ये बंदा तो पूरा इमोशनल सपोर्ट देने वाला कुत्ता बन गया है। और जैसे ही वो ऑन स्क्रीन आता है, वाइट डूड अलर्ट, और मार्वल का नियम लागू होता है, अगर कोई वाइट कैरेक्टर बचा है उसे सिम्प बना दो या विलन, और बोथ। क्या कोइंसिडेंस है ना, प्योर चांसेस से। फिर आते हैं पार्कर्स गैंग के साथ उनके फर्स्ट हाइस्ट की बात, जो समहाउ सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन तभी रीरी को अचानक से थोड़ा सा डाउट होता है पार्कर और उसके मैजिक हुड को लेकर। और यही से चालू होता है मिसट्रस्ट, सीक्रेट्स, रिवेंज और फुल ऑन गैंग ड्रामा, जो इतनी ड्रामेटिक है कि रोडीज का भी ऑडिशन रिजेक्ट हो जाता। ये 3 एपिसोड्स देखना किसी टॉर्चर एक्सपेरिमेंट से कम नहीं था। फाल्कन एंड विंटर सोल्जर से उठा लो रेशियल पैंडरिंग, आप द मार्वल्स और वाकंडा फॉरएवर से उठाओ प्रेडिक्टेबल गर्ल बॉस ट्रोप्स, ब्लैक विडो से ले लो मॉरल हिपोक्रेसी, एंड एंड गेम के बाद के हर प्रोजेक्ट से उठा लो क्रिंज लेवल ह्यूमर, और फिर सबको एक ब्लेंडर में डालकर बना दो आयरन हार्ट कॉर्पोरेट DEI वर्जन 2.0। इतना बकवास भाई, ये तो रॉबिन हुड को भी मास्टरपीस बना देता है। पार्कर्स गैंग इतनी पैथेटिक है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के फ्लैश भी बोले, ब्रो आई एम आउट। रीरी की पर्सनालिटी, इमेजिन रेचल ज़िगलर, लेकिन बिना सिंगिंग टैलेंट के और 2 गुना ज्यादा एटीट्यूड के साथ। और मजे की बात, शो में खुद पॉइंट बना के बोलते हैं कि रीरी टोनी स्टार्क को वर्बली डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन अपनी महानता से ऐसा नहीं करती। अरे वाह, मतलब सेल्फ कंट्रोल तो देखो क्वीन की। टोनी स्टार्क को इंसल्ट नहीं कर रही क्योंकि वो जिंदा नहीं है प्रॉबेबली। मतलब मार्वल को क्या हो गया है भाई, सोलो फ्लॉप हुआ था तो समझ आया, पर अब ऐसा ह्यूमिलिएशन देना। ओबडाया स्टेन का बेटा बना दिया, और उसकी कहानी ये है कि मुझे अपने बाप जैसा नहीं बनना, इसलिए मैं ब्लैक मार्केट आर्म्स डीलर बन गया। व्हाट? शो की टोन से साफ दिखता है कि ये सीरीज उस दौर में लिखी गई थी जब हॉलीवुड हर स्क्रिप्ट में म्यूरल्स, BLM पोस्टर्स टाइप डायलॉग्स घुसा रहा था कि आपकी फ्रेंचाइज क्यों डूब रही है। तो जवाब तुम्हारे सामने है, आयरन हार्ट जैसी प्रीची, अनइमेजिनेटिव, कॉपी पेस्ट वाली चीजें बनाकर कहीं की क्रिएटिविटी नहीं, ओरिजिनलिटी नहीं, बस पुरानी आइडियाज का रिसाइकल, ऊपर से डाइवर्सिटी का थिक ऑयली लेयर, ताकि लगे कि कुछ मीनिंगफुल है जबकि अंदर से पूरा हॉलो। यही कारण है कि मार्वल इस साल 3 फ्लॉप मूवीज की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ रहा है। और हाँ, अगर कोई पूछे कि आयरन हार्ट को कैन करना कितना महंगा पड़ता, तो बताइए, जितना भी पड़ता वो सब खर्च इसके मुकाबले वर्थ होता। बस यार, और नहीं झेला जाता। मार्वल सीरियसली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली अब तो कुछ उम्मीद ही नहीं बची।